पश्चात जो है, एक तो मुस्लिम लीग की स्थापना, और वैसे डायरेक्ट आपके सिलेबस में मुस्लिम लीग नहीं है, लेकिन बिना मुस्लिम लीग के राष्ट्रीय आंदोलन और भारत का विभाजन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ना जरूरी है, 1909 के अधिनियम के बारे में देखना जरूरी है, और इसी बीच जो अरुंडेल कमेटी आई थी और जो एहरार आंदोलन चला था उसको भी थोड़ा देखेंगे, ताकि यहां से बनने वाले प्रश्नों को आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकें। तो दोस्तों, आज जो है 3 पॉइंट्स में आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा कि 1905 की बंगाल विभाजन के बाद 4 इंपॉर्टेंट घटनाएं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं पूरी है, उसको मैं बताने का प्रयास करता हूं। और उसके बाद दोस्तों, जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका शुरू करेंगे, तो उसके बाद जो मैं आपको जितने व्यक्तित्व है वो एक साथ बताने का प्रयास वहां पर करूंगा, और बीच में मौका मिला तो बीच में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले 1905 के बंगाल विभाजन की बात जो है, आज के 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे। नंबर 1, आप लोग ध्यान रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना किस प्रकार से होती है और उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसको देखेंगे हम। एक तो पॉइंट होगा मुस्लिम लीग। दूसरा दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, भारत में मुस्लिम समाज को राष्ट्रवाद की ओर ले जाने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक मूवमेंट और चलता है जिसको हम कहते हैं एहरार आंदोलन। तो इस अभी तक एहरार आंदोलन से प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो इसको भी मैं करने का प्रयास यहां पर करूंगा। और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो कि बंगाल का विभाजन सही था या गलत था, इसके लिए ब्रिटिश एक कमेटी गठित करते हैं जिसे अरुंडेल कमेटी के नाम से जाना जाता है, जिसे अरुंडेल कमेटी कहा जाता है। तो एक पॉइंट हम अरुंडेल कमेटी पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। और फोर्थ जो है वो आपका होगा, चौथा पॉइंट जो है वो हम देखने का प्रयास करेंगे, जहां से डायरेक्ट आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन उस पॉइंट को पढ़ना बहुत जरूरी है, और वो आपका है 1909 का अधिनियम, जिसे 1909 का मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है। तो मिंटो मार्ले को हम देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन वही चीज मिंटो मार्ले में देखेंगे जो आपके राष्ट्रीय आंदोलन में काम आएगी, और उसका पॉइंट होगा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। तो आज के इस टॉपिक में बंगाल विभाजन के बाद की 4 इंपॉर्टेंट घटनाओं को हम पढ़ेंगे जो राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी अहम भूमिका अदा करती है। इस क्रम में दोस्तों, सबसे पहले मैं लूंगा मुस्लिम लीग। अब आप देखिए कि 1905 में, ये आप समझ लीजिए कि उस समय का हमारा प्यारा भारत है, और उस भारत में यहां पर ये जो बंगाल था, इस बंगाल के 2 पार्ट किए गए थे। एक हो गया, इस पार्ट को हम कहते हैं पश्चिम बंगाल, और ये पार्ट था आपका पूर्वी बंगाल। तो जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ 1905 के अंदर, तो इसके बाद राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू हो गया, और कई राष्ट्रवादियों ने कहा कि बंगाल का विभाजन जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए किया गया है, और ये बंगाल के हित में नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ब्रिटिश सरकार। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, जो पूर्वी बंगाल जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक थे, और कुछ ऐसे मुसलमान जो कहीं ना कहीं ऐसा मानते थे कि अगर एक पृथक मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत बनता है, पृथक मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत बनता है, तो भारत के कम से कम इस प्रांत में मुसलमानों की सरकार आने की संभावना की रहेगी। यह सोचकर, और अंग्रेज भी ब्रेन वॉश करते हैं कि मुसलमानों, तुम्हारे लिए एक प्रांत में तुम्हारी सरकार होना जरूरी है। यह पृष्ठभूमि बनती है, और इसी पृष्ठभूमि में, मतलब 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जिस पार्टी की स्थापना होती है उसको हम मुस्लिम लीग कहते हैं। लेकिन मैं आप क्लियर कर दूं कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई नहीं थी, बल्कि मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई गई थी। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना कि जब हम मुस्लिम लीग पढ़ेंगे, तो मुस्लिम लीग में हमें किन किन चीजों को पढ़ना चाहिए, ये आप देखिए। मुस्लिम लीग, सबसे पहले मुस्लिम लीग बनने की पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती है, एक तो मैं आपको बैकग्राउंड बताने का प्रयास करूंगा, पृष्ठभूमि। फिर दूसरा, मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, 2 पॉइंट हम ये देखेंगे। फिर देखेंगे
मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहां पर स्टैब्लिश किया गया था। फिर फोर्थ, मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था। और एक हम देखेंगे मुस्लिम लीग के कुछ अन्य बिंदु को देखने का प्रयास करेंगे जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। तो आप लोग यहां पर देखने का प्रयास करें जो अदर पॉइंट्स है, जो अन्य बिंदु हैं जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, वो देखने का प्रयास सबसे पहले करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1, पृष्ठभूमि। बैकग्राउंड क्या था दोस्तों? बैकग्राउंड ये था कि भारत में बंगाल विभाजन के बाद राष्ट्रवाद लगातार कम नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रवाद लगातार बढ़ रहा था। राष्ट्रवाद लगातार बढ़ रहा था और इस बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद जो था, यह बेसिकली ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरनाक था। इसलिए सेक्रेटरी ऑफ इंडिया लंदन से लेकर जिला प्रशासन तक इस बात का दबाव था कि भारत में नेशनलिज्म को कमजोर किया जाए, राष्ट्रवाद को कमजोर किया जाए, इसको कुचला जाए। ये पूरी रणनीति तैयार हो रही थी। और इसी रणनीति के बीच में आपको पता है कि भारत में उग्रवादी राष्ट्रवादी, जिसको हम लाल बाल पाल कहते हैं, उन उग्रवादी राष्ट्रवादियों का प्रभाव बढ़ रहा था। राष्ट्रवादियों का बढ़ता प्रभाव, और इनका बढ़ता प्रभाव, चूंकि तो स्वराज की मांग कर रहे थे, ये स्वदेशी की मांग कर रहे, तो ये बेसिकली ब्रिटिश के लिए अधिक खतरनाक थे। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना किस प्रकार से होगी, किस प्रकार से एक मुस्लिम पार्टी बनेगी, इसका प्रारूप तैयार करने में, मुस्लिम लीग का प्रारूप तैयार करने में एक व्यक्ति की अहम भूमिका थी, जिसका नाम था आर्चबोल्ड। नाम था उसका आर्चबोल्ड। आपको किस तरह ये आर्चबोल्ड कौन था, तो आप लोग ध्यान रखना, आर्चबोल्ड उस समय अलीगढ़, जो मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे अलीगढ़ विश्वविद्यालय कहा जाता है, उसका प्रिंसिपल था। मतलब ये बेसिकली AMU का प्रिंसिपल था आर्चबोल्ड। और ये आर्चबोल्ड क्या करता है कि पूरा प्रारूप तैयार करता है कि इस प्रकार से एक मुस्लिम पार्टी की स्थापना की जाए। और आर्चबोल्ड जो है वो बेसिकली मुलाकात करता है किससे? आगा खां से, कि आप एक डेलीगेशन लेके हमारे पास में आइए, जिसमें कुछ आपके कद्दावर मुस्लिम नेता शामिल हो। आगा खां क्या करता है? उनकी लीडरशिप करता है। और अक्टूबर 1906 के अंदर, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम डेलीगेशन जो है वो बेसिकली शिमला जाता है। और शिमला में उस समय वाइसरॉय था, लॉर्ड मिंटो सेकंड से मिलता है। लॉर्ड मिंटो सेकंड जो था वो उस समय का वाइसरॉय था। और कहते हैं कि ये मुलाकात करवाने में AMU, या मैं कह दूं मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल थे आर्चबोल्ड, उसने पूरी प्रारूप तैयार किया और आगा खां को आगे करके और कहा कि आप ये कहिए कि इस समय हमारी एक पार्टी होना जरूरी है। और उस पार्टी का नाम दोस्तों ध्यान रखना मुस्लिम लीग था। तो आगा खां के नेतृत्व में एक डेलीगेशन, एक प्रतिनिधिमंडल अक्टूबर 1906 में लॉर्ड मिंटो सेकंड से मिलता है। कहते हैं कि लॉर्ड मिंटो सेकंड और आर्चबोल्ड पूरी रणनीति समझा देता है कि आपको किस प्रकार से पार्टी बनानी है। और वो पार्टी जो है वो डेडिकेट रहेगी किसके प्रति? ब्रिटिश सरकार के प्रति। लेकिन आपको कहना है कि हम मुसलमानों की हितैषी पार्टी है। इस प्रकार मुस्लिम लीग की स्थापना हुई नहीं दोस्तों, बल्कि मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई गई थी। और यह कैसे करवाई गई कि आर्चबोल्ड के माध्यम से आगा खां के नेतृत्व में अक्टूबर 1906 में तत्कालीन वाइसरॉय, जो उस समय शिमला में बैठता था, लॉर्ड मिंटो सेकंड से उनकी मुलाकात कराई जाती है। और यहां पर एक पार्टी की प्रारूप तैयार होता है, ड्राफ्टिंग तैयार होती है, जिसको हम मुस्लिम लीग कहते हैं। अब इस पार्टी के नेताओं को कहा गया कि आप सम्मेलन उस समय रखना जिस समय कांग्रेस के सम्मेलन होते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है वो बेसिकली होती है दिसंबर 1906 में। और इसका पहला सम्मेलन जो है वो बेसिकली ढाका में हुआ था। और यहां पर इसकी पहले जो अध्यक्षता की वो बेसिकली वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जो है वो बेसिकली इसकी अध्यक्षता करता है। और आपसे ये पूछे कि सर मुस्लिम लीग के आरंभिक नेताओं में नाम किसका आता है या संस्थापकों में नाम किसका आता है? आगा खां
वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन, सलीमुल्लाह खान, ये तमाम जो है ये इसके इनिशियल लीडर्स थे जिन्होंने ये बात कराई थी। और ध्यान रखना, लॉर्ड मिंटो से जो ये डेलीगेशन मिलता है वहां से इनको जो निर्देश दिया जाता है उसको कहते हैं आज्ञा अनुसार कार्य करना। इस डेलीगेशन को दिए गए काम को कहते हैं आज्ञा अनुसार कार्य, मतलब परफॉर्मेंस, आज्ञा अनुसार कार्य कहेंगे, कमांड परफॉर्मेंस, मतलब लॉर्ड मिंटो ने इनको कमांड दी कि आपको इस प्रकार से परफॉर्मेंस करनी है। और उसी के अंतर्गत दिसंबर 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन हुआ। यहां पे डाल देता हूं मैं, मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन जो है वो बेसिकली दिसंबर 1906 में ढाका में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन के द्वारा की गई थी। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से यहां पर ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर ये पॉइंट पहला होगा। और ढाका आपको पता है कि बंगाल की राजधानी था, संयुक्त बंगाल से पहले जो बंगाल राज्य था उसकी राजधानी ढाका ही थी। कलकत्ता जो बनी है वो तो बाद में बनी है, क्योंकि कलकत्ता तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ है। अब आप कहोगे सर मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहां पे था, तो आप लोग ध्यान रखना, मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर जो है ये 1906 से लेकर 1910 तक इसका हेडक्वार्टर अलीगढ़ के अंदर था। 1906 से लेकर 1910 तक इसका हेडक्वार्टर अलीगढ़ में था। और 1910 के बाद जो है, 1910 के बाद जो है इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उस समय मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था, इसका ऑब्जेक्ट क्या था, यह हमें जानना जरूरी है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, मुस्लिम लीग के उद्देश्य में 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट कि मुसलमानों को या मुस्लिम समुदाय को, मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान बनाना, मतलब पूरी तरह से ये समुदाय जो है, मुसलमान जो है वो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान रहे। मतलब मुस्लिम लीग का काम होगा, ऑब्जेक्ट होगा कि मुसलमानों में राजभक्ति की भावना पैदा करे, किसके प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति। तो ध्यान रखना, यहां से एक पॉइंट आ रहा है, वो है राजभक्ति की भावना पैदा करना, मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान बनाना। दूसरा, मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा पॉइंट होगा मुसलमानों के, मतलब मुस्लिम के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों का संरक्षण करना, यह भी इसके ऑब्जेक्ट में शामिल था। तो ये पॉइंट भी आपको यहां पर बहुत अच्छे से याद रखना है, मुसलमानों के राजनीतिक एवं अन्य अधिकारों का संरक्षण करना, और साथ ही साथ यथासंभव ये प्रयास करना कि 1 और 2 जो है उसके लिए और बेहतर प्रयास किए जाए। तो 2 पॉइंट ध्यान रखना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों का संरक्षण, मुसलमानों के सामाजिक अधिकारों का संरक्षण, और मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान बनाना बेसिकली मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्ट था। यह बिंदु आपको ध्यान रखते हैं। इसके बाद अगर आपका कोई पहला क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कि मुस्लिम लीग का संविधान कब तैयार होता है। मतलब आप देखिए, जिस समय मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन ढाका में हो रहा है उस समय मुस्लिम लीग का संविधान भी तैयार नहीं हुआ था। मुस्लिम लीग का संविधान जो है, मुस्लिम लीग का संविधान तैयार होता है। संविधान कहते हैं हर पार्टी की गाइडलाइन होती है, वो 1907 में तैयार हुआ। और इसके संविधान के आधार पर आप लोग ध्यान रखना, इसका पहला अधिवेशन जो है, फर्स्ट अधिवेशन जो है संविधान के आधार पर, वैसे तो फर्स्ट अधिवेशन यहां पर हो गया ढाका में 1906 में, लेकिन संविधान तैयार हुआ 1907 में। उस संविधान के आधार पर इसका पहला अधिवेशन अमृतसर में हुआ था 1908 के अंदर। अमृतसर 1908 के अंदर होता है और उसकी अध्यक्षता जो है वो बेसिकली आगा खां के द्वारा की जाती है। ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से यहां पर याद करने हैं और ये डिलीवरेंस पे आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग का पूरा नाम क्या था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की एक शाखा
लंदन में भी स्थापित की गई थी, लंदन में स्थापित की गई थी। और इस शाखा का अध्यक्ष बनाया गया था अमीर अली को। यह क्वेश्चन पूछा गया है, मुस्लिम लीग की जो लंदन शाखा थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो अमीर अली को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों, मैंने कहा कि अंग्रेज ये चाहते थे कि उन्होंने जो बंगाल का विभाजन किया वो सही है, ये सही बताने के लिए उन्होंने एक पार्टी खड़ी कर दी। इसलिए कहते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई नहीं बल्कि करवाई गई थी। उसको करवाने में आर्चबोल्ड और लॉर्ड मिंटो सेकंड की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये बेसिक पॉइंट्स हैं, आगे चलकर मुस्लिम लीग और आएगी तब उसका विस्तार में ये पॉइंट्स ध्यान रखना, किन किन पॉइंट्स को आपको याद करना है। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, और अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया है क्या कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन जिस समय होता था उस समय होता था जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा हो, ताकि कांग्रेस के अधिवेशन में मुसलमान भाग न ले सके। मतलब एक प्रकार से मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन से कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने का प्रयास कर रही थी और मुसलमानों को ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठावान बना रही है। और यही वो समय है जब उग्रवादी राष्ट्रवादी जो है वो स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन चला रहे हैं, अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। तो कुछ जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे, उन राष्ट्रवादी मुसलमानों ने मुस्लिम लीग के नेताओं को काउंटर बैलेंस करने के लिए एक और मूवमेंट वो इसके पैरेलल में शुरू करते हैं। उस मूवमेंट को कहते हैं एहरार आंदोलन। अभी तक आपके एग्जाम में एहरार आंदोलन से प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले 3-4 पॉइंट ध्यान रखने एहरार आंदोलन में। कि पहली बात तो जिस एहरार आंदोलन की बात कर रहे हैं, ये एहरार आंदोलन कब चलता है, तो आप लोग ध्यान रखना, ये बात है 1906 की। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय में राष्ट्रवादी भावना का विकास करना, राष्ट्रवादी भावना का विकास करना। मुस्लिम में राष्ट्रवादी भावना का विकास करना और मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में, यह कह सकता हूं, प्लस मुसलमानों की राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता को बढ़ाना। यह बेसिकली इसका ऑब्जेक्ट था। ये पॉइंट्स आपको यहां पर बहुत अच्छे से याद रखना है, करना है। ये पॉइंट्स आपके होंगे। अब आप कहोगे सर, ये एहरार आंदोलन जब चला था तो ऐसे कौन से व्यक्तित्व थे जिन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एहरार आंदोलन को शुरू किया था? तो उसमें नाम आता है मौलाना मोहम्मद अली। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, मोहम्मद अली, शौकत अली, हसन इमाम, नजरुल हक, हकीम अजमल खां। ये नाम ऐसे थे जिन्होंने मुसलमानों को राष्ट्रवाद की ओर खींचने का प्रयास किया और इस आंदोलन के जो हकदार थे, जिस मूवमेंट को शुरू किया, उसी को कहते हैं एहरार आंदोलन। और एहरार आंदोलन आरंभ में कहां पर शुरू होता है? तो ये बेसिकली बंगाल में शुरू हुआ था। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद की घटना है एहरार आंदोलन। ये इंपॉर्टेंट, अभी तक किसी एग्जाम में इसको पूछा नहीं गया है, इसलिए आपको इसको भी बहुत अच्छे से देखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आप लोग ध्यान रखना, एक पॉइंट आएगा, वो भी अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और वो है अरुंडेल कमेटी क्या थी? अरुंडेल कमेटी क्या थी? यह क्वेश्चन भी अभी तक नहीं पूछा गया है। अरुंडेल कमेटी क्या थी? तो यहां पर आप पहले पॉइंट ध्यान रखना कि सबसे पहले ये कब गठित की गई है? तो ध्यान रखना 1906 में इसको गठित किया गया है।
और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था भारत में राजनीतिक सुधारों की समीक्षा करना। भारत में राजनीतिक सुधारों की समीक्षा करना कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्ट था। राजनीतिक सुधारों की समीक्षा करना इसका उद्देश्य था। आप लोग ध्यान रखना, राजनीतिक सुधार का मतलब क्या हुआ? पॉलिटिकल रिफॉर्म्स का मतलब यहां पर हुआ कि लॉर्ड कर्जन ने जो बंगाल का विभाजन किया, उस बंगाल विभाजन से जो उत्पन्न परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां राष्ट्रवाद को कमजोर कर रही है या ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरनाक है। मतलब अरुंडेल कमेटी इस बात की जांच करेगी कि लॉर्ड कर्जन ने जिस औपचारिक कारण के माध्यम से बंगाल का विभाजन किया है, उस बंगाल के विभाजन से उत्पन्न जो परिस्थितियां हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लाभदायक है या खतरनाक है, इसकी जांच करेगा। तो इस कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दी और इस कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा क्या? पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, खुद अंग्रेज कह रहे हैं कि इसने बंगाल विभाजन को सही नहीं माना। अरुंडेल कमेटी ने बंगाल विभाजन को सही नहीं माना। तो पहला पॉइंट होगा बंगाल विभाजन को सही नहीं माना। इसलिए आपको पता होगा आगे चलकर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा और 1912 में नए फॉर्मेट के अंदर बंगाल का विभाजन होगा जिससे बिहार बनेगा। एक तो ये पॉइंट। दूसरा, इन्होंने कहा संयुक्त बंगाल ही बंगाल की शक्ति है। संयुक्त बंगाल ही बंगाल की शक्ति है। ये पॉइंट भी आपको यहां पर याद रखना है। संयुक्त बंगाल ही बंगाल की शक्ति है। इस कमेटी को इतिहास में हम अरुंडेल कमेटी के नाम से जानते हैं। और इसके बाद 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। यह पॉइंट आपको यहां पर आना चाहिए। अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, इसलिए आपके एग्जाम में आ सकती है अरुंडेल कमेटी क्या थी। अब देखो, यहां तक पहुंचे 1905 के बाद एक धड़ा कह रहा है कि बंगाल का विभाजन सही है, एक धड़ा कह रहा है कि बंगाल का विभाजन गलत है, एक धड़ा राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर रहा है जिसको हम कहते हैं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, एक धड़ा उसी के साथ एहरार आंदोलन चला रहा है, एक धड़ा मुस्लिम लीग आंदोलन चला रही है। तो ऐसे बहुत सारी धाराएं हैं, लेकिन कुल मिला के जो अरुंडेल कमेटी बनी उसने कहा कि बंगाल का विभाजन सही नहीं हुआ, क्योंकि बंगाल विभाजन से भारत में राष्ट्रवाद कम नहीं हुआ बल्कि और अधिक बढ़ गया है। इसलिए संयुक्त बंगाल ही बंगाल की शक्ति है। और इस प्रकार 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप लोग ध्यान रखना, ब्रिटिश सरकार क्या करती है, मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए और उदारवादियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए वो एक एक्ट पास करती है। हालांकि वो एक्ट आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस एक्ट के 2 पॉइंट आपके एग्जाम में काम आएंगे। सिर्फ वो बता रहा हूं मैं, 1909 का पूरा अधिनियम नहीं बताऊंगा, वो 2 पॉइंट्स आपको बताना जरूरी है। तो हेडिंग मैंने डाल दी 1909 का अधिनियम। 1909 का अधिनियम, इसमें जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखना, यह ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा यह पारित किया गया था। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। पहला पॉइंट तो आपको ध्यान रखना ये वाला। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, सेकंड पॉइंट जो याद रखना है वो रखना है कि पहली बार वाइसरॉय की काउंसिल में, पहली बार वाइसरॉय की काउंसिल में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया गया। एक भारतीय सदस्य को पहली बार शामिल किया गया। वह कौन सा एक्ट था जिसके द्वारा पहली बार वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन को शामिल किया गया था? वो था 1909 का अधिनियम। और जो पहला भारतीय इसमें शामिल होता है उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
एसपी सिन्हा पहले भारतीय थे जो वायसरॉय की काउंसिल में शामिल होते हैं। दूसरा आप लोग ध्यान रखना कि इस अधिनियम द्वारा वायसरॉय की काउंसिल के अंदर जो अतिरिक्त सदस्य थे उनकी संख्या को बढ़ा के 60 कर दिया जाता है, और यह 60 ही कहलाती है केंद्रीय विधान परिषद। और उस केंद्रीय विधान परिषद के अंदर पहली बार मुस्लिम समुदाय को रिजर्वेशन दिया गया। तो ध्यान रखना, यहां पर पहली बार 1909 के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत कौन सी? कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम। मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत सीट्स आरक्षित की जाती है। और ध्यान रखना, ये सीट किस प्रकार से आरक्षित की जाएगी कि जो सीटें मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित की गई। यहां पर दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि 1909 का जो अधिनियम है, उस 1909 के अधिनियम के द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रबंधन किया गया, ये एक ऐसी प्रणाली थी कि जो सीट मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षित की गई थी, उस सीट पर उम्मीदवार खड़े करने का अधिकार और वोटिंग का अधिकार केवल मुस्लिम समुदाय के पास में था। इसलिए आप लोग ध्यान रखना, यहां पर खुद लॉर्ड मिंटो के बारे में कहा जाता है कि लॉर्ड मिंटो भारत में वैधानिक सांप्रदायिकता का पिता था। अर्थात जो 1909 का अधिनियम है, उस 1909 के अधिनियम को आप लोग ध्यान रखना कि 1909 के अधिनियम को मिंटो मार्ले सुधार भी कहा जाता है। इस अधिनियम को मिंटो मार्ले रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा भारत में वैधानिक सांप्रदायिकता का प्रबंधन किया गया, और भारत में कम्युनल वैधानिक सांप्रदायिकता जो है उसका पिता जो है लॉर्ड मिंटो कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो उस समय वायसरॉय था, और मार्ले जो है उस समय सेक्रेटरी ऑफ इंडिया था, भारत सचिव था। ये पॉइंट आप पर यहां पर ध्यान रखना। अब उसके आगे हम जस्ट बढ़े दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखना कि 1910 के बाद ऐसी क्या बात हुई कि 1910 के बाद मुस्लिम लीग एवं ब्रिटिश के मध्य दूरी बढ़ने लगी। मुस्लिम लीग एवं ब्रिटिश के मध्य दूरी बढ़ने लगी। मतलब जिस मुस्लिम लीग की स्थापना अंग्रेजों ने की थी, बाद में ये मुस्लिम लीग अंग्रेजों से अपनी दूरी बनाने लगी। इसका कारण क्या था? तो यहां पर आप 3 पॉइंट्स को दोस्तों ध्यान रखना कि 1910 के बाद मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के मध्य दूरी क्रिएट क्यों हुई, उसके 3 पॉइंट्स ध्यान रखना। नंबर 1 आप लोग ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट होगा मुस्लिम लीग में राष्ट्रवादी मुसलमानों का आगमन। मतलब वे मुसलमान जिन्होंने राष्ट्र को पहले तरजीह दी, उन मुसलमानों का आगमन हुआ। मुस्लिम लीग में राष्ट्रवादी मुसलमानों का आगमन हुआ, और इससे मुस्लिम लीग का चरित्र जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। इस कारण से वो अंग्रेजों से दूरी बनाने लगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होगा मुस्लिम लीग जिस कारण से बनी थी उस कारण पर आघात किया गया। आप देखिए, मुस्लिम लीग किस कारण बनी थी? मुस्लिम लीग बनी थी 1905 के बंगाल विभाजन से। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों ने जानबूझकर मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए और बंगाल विभाजन को सही ठहराने के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कराई थी। लेकिन जब भारत में राष्ट्रवाद बढ़ता है तो 1911 में आपको पता होगा बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द हुआ, और जैसे ही बंगाल का विभाजन रद्द होता है, इससे मुस्लिम समुदाय और स्पेशली मुस्लिम लीग नाराज होती है कि आप ही तो कह रहे थे कि विभाजित बंगाल मुसलमानों के पक्ष में है, और आप ही कह रहे हो कि अब बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाता है, क्योंकि बंगाल विभाजन से राष्ट्रवाद बढ़ रहा था। लेकिन इस घटना से मुस्लिम लीग नाराज होती है। और तीसरा आप लोग ध्यान रखना, तीसरा कारण है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से लेकर 1918 के मध्य चला था।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इसको हम अलग से पढ़ेंगे थोड़ा सा। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और एक तरफ थी यहां पर मित्र राष्ट्र और शैतान देश, जिसको हम कहते हैं एक्सिस कंट्रीज, धुरी देश, ये थे। और मित्र राष्ट्रों में नाम आता है ब्रिटेन और फ्रांस का। ब्रिटेन और फ्रांस मित्र राष्ट्रों में नाम आता है, जबकि एक्सिस कंट्रीज में मध्य सेंट्रल पावर्स में नाम आता है, वो नाम है जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की। ये 3 देश थे दोस्तों, ध्यान रखना। अब यहां पर आपको फोकस करना है तुर्की को। तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश उस जमाने में माना जाता था और तुर्की के राजा को, अमीर को नव खलीफा कहा जाता था। और खलीफा जो है वो मुसलमानों का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता था। अब यहां पर आप देखिए, अगर ब्रिटेन तुर्की के खिलाफ लड़ रहा होगा तो जाहिर सी बात है मुस्लिम समुदाय नाराज होगा कि आप हमारे तुर्की के खिलाफ लड़ रहे हो। और ब्रिटेन ने घोषणा कर दी थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा को उसके पद से हटा दिया जाएगा। इस बात को लेकर आप लोग ध्यान रखना, इस बात को लेकर मुस्लिम समुदाय नाराज होता है। और फिर मुस्लिम समुदाय की सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को मानती है मुस्लिम लीग। तो ध्यान रखना, मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के मध्य दूरी के 3 कारण थे। नंबर 1, मुस्लिम लीग में राष्ट्रवादी मुसलमानों का आगमन। नंबर 2, 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करना, जिससे मुस्लिम लीग नाराज हुई। और तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें ब्रिटेन तुर्की के खिलाफ लड़ता है और ये घोषणा करता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खलीफा को उसकी सत्ता से हटा दिया जाएगा। इससे मुस्लिम समुदाय नाराज हुआ था। जब मुस्लिम समुदाय नाराज हुआ और मुस्लिम समुदाय को मानने वाली, अपने आप को मानने वाली पार्टी का नाम मुस्लिम लीग था, तो मुस्लिम लीग जब ब्रिटिश के मध्य दूरी पैदा होगी तो मुस्लिम लीग किस ओर जाएगी? तो मुस्लिम लीग जाएगी कांग्रेस की तरफ। मुस्लिम लीग जाएगी कांग्रेस की तरफ। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, एक पॉइंट और होगा और छोटा सा एक पॉइंट आप और पढ़ लीजिए जो आपके एग्जाम के पॉइंट से महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, यहां पर एक क्वेश्चन आएगा, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। और आप कहोगे सर ये लखनऊ अधिवेशन बेसिकली किस पार्टी का था? तो ये कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था। ये बेसिकली कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, अधिवेशन को इंग्लिश में कहते हैं समिट था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो बेसिकली अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसकी अध्यक्षता जो है वो अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कौन से? 1916 के लखनऊ अधिवेशन की। ध्यान रखना, इस अधिवेशन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। इस अधिवेशन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। आप कहोगे सर वो 2 इंपॉर्टेंट घटनाएं क्या थी जो यहां पर हुई? तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना, उसमें से पहली घटना है कि उदारवादी और उग्रवादियों का मिलन हो जाएगा। उदारवादी एवं उग्रवादी राष्ट्रवादियों का मिलन हुआ, मॉडरेट्स और नेशनलिस्ट का यहां पर मिलन हुआ। आप कहोगे सर बिछड़े कब थे? तो आप लोग ध्यान रखना, 1907 के सूरत विभाजन के बाद उदारवादी और उग्रवादी विचारधारा अलग अलग हो गई थी। उग्रवादी राष्ट्रवादियों को कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन मैडम एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ये वापस एक हो जाते हैं और यहां से कांग्रेस वापस मजबूत होती है। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता होता है। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ। इस समझौते को इतिहास में हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट। और लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 के अंदर 1916 का लखनऊ समझौता हुआ, लखनऊ पैक्ट हुआ। और इस पैक्ट को लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट कहते हैं। और ध्यान रखना, इस पैक्ट में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, जब यह पैक्ट हुआ तो जाहिर सी बात है
कुछ शर्तें मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकार की गई होगी। मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत शर्त, तो मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया कि हम कांग्रेस की उत्तरदायी शासन की मांग का समर्थन करते हैं कि भारत में उत्तरदायी शासन होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। यह मुस्लिम लीग स्वीकार कर लेती है, जो कि कांग्रेस की डिमांड थी। और बदले में मुस्लिम लीग ने कहा कांग्रेस से कि आप हमारी जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो ब्रिटिश ने हमें दी उसको स्वीकार कर लीजिए। अभी तक कांग्रेस जो थी वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध कर रही थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध कर रही थी। लेकिन 1916 के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार कर लिया। यह ध्यान रखना, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का कांग्रेस द्वारा स्वीकार करना एक बहुत बड़ा सेटबैक था। आप कहोगे सर सेटबैक कैसे था? तो ध्यान रखना, कांग्रेस अभी तक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विरोध कर रही थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा स्वीकार करने से अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति पर एक प्रकार से मोहर लग गई कि वो सही है। इस प्रणाली ने, कांग्रेस ने इस समझौते को स्वीकार करके मुस्लिम लीग के लिए तुष्टीकरण की नीति का विकास किया, मतलब गलत तरीके से संतुष्ट करना। साथ ही साथ कांग्रेस ने केवल मुस्लिम लीग के साथ समझौता करके यह कहीं ना कहीं माना कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की एकमात्र पार्टी है। मतलब मुस्लिम लीग पर मुसलमान होने का ठप्पा किसने लगाया? तो उत्तर होगा कांग्रेस का। इसलिए कहते हैं कि 1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि इससे तुष्टीकरण की नीति का विकास हुआ। इससे आगे बढ़े तो आप लोग ध्यान रखना, 1917 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में होता है। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता, मैंने आपको यहां पर कहा था 1916 में उदारवादी और उग्रवादियों को मिलाने में एनी बेसेंट की बहुत बड़ी भूमिका थी। और एनी बेसेंट ही 1916 का होम रूल लीग आंदोलन चलाती, इसको हम अलग से पढ़ेंगे जब हम तिलक के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन 1917 का जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता मैडम एनी बेसेंट के द्वारा की जाती है। और इस प्रकार मैडम एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ये पॉइंट भी आपको यहां पर ध्यान रखना है, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों। तो ये पूरा पार्ट था जो मैंने आपको यहां पर समझाया। लेकिन इसी समय भारत की राजनीति में एक व्यक्ति जो है धीरे धीरे पीछे से प्रवेश कर रहा है। मतलब जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जिस समय होम रूल लीग आंदोलन चल रहा होगा, जिस समय लखनऊ पैक्ट हो रहा होगा, उस समय भारतीय राजनीति में एक व्यक्ति धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। प्रवेश करने वाले इसी व्यक्तित्व को आधुनिक भारत में मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अब इसके आगे वाली क्लास जो है वो होगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। आज इसमें इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।